एक जमाना था जब इलेक्शंस के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थीं। लाउड स्पीकर्स का कान फोड़ू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार अपने पैसे के जोर पर, अपनी ताकत के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएं भी बहुत आम थीं। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनाव में शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चला करता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई। उसके बाद से अब किसी भी स्टेट में इलेक्शन से पहले एक गाइडलाइन जारी की जाती है। उसके बाद उस स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये तब तक लागू रहती है जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि आखिर आदर्श आचार संहिता किस बला का नाम है। ऐसे में बहुत से सवाल मुंह उठाकर खड़े हो जाते हैं। इसे कौन लागू करता है? इसके नियम कायदे क्या हैं? इसे लागू करने का मकसद क्या है? हमारे मन में कई सारी क्यूरियोसिटीज जन्म लेती हैं जिनके बारे में हर वोटर को जान लेना चाहिए। ऐसे ही सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही जानेंगे कैसे भाजपा और उसके बड़े बड़े नेता सबसे ज्यादा इसका उल्लंघन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारत में होने वाले इलेक्शंस में अपनी बात सभी वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जैसे अलग अलग जाति धर्म के लोगों में या अलग लैंग्वेजेस बोलने वाली कम्युनिटीज के बीच तनाव पैदा नहीं किया जा सकता। वोट लेने के लिए अपनी जाति या अपने धर्म का हवाला देकर वोटर्स को भावुक नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों यानी मंदिर और मस्जिद का प्रयोग नहीं कर सकते। वोटर्स को रिश्वत देना या उन्हें धमकाना एक अपराध माना जाएगा। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भड़काऊ भाषण एक अपराध होगा। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कोई प्रचार नहीं कर सकते। वोटर्स को बूथ तक लाना और ले जाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वोटिंग वाले दिन शराब नहीं बांटी जा सकती। लिकर शॉप्स बंद रहती हैं। वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले पब्लिक मीटिंग्स नहीं की जा सकती, ना ही कोई जनसभा या जुलूस निकाला जा सकता है। सरकारी गाड़ी, सरकारी प्लेन या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की नई सरकारी योजना की अनाउंसमेंट, इनॉग्रेशन आदि नहीं होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। जुलूस सड़क के दाईं ओर से निकाला जाएगा। इसी दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। कोई भी मिनिस्टर उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकता जिनकी ड्यूटी इलेक्शंस में लगी हुई है। कोई भी मिनिस्टर अपनी कार पर बीकन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी पॉलिटिकल वर्कर के घर पर कैसी भी पार्टी आयोजित नहीं की जा सकती। सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स या किसी भी तरह की होर्डिंग और एडवर्टीजमेंट हटा दिए जाएंगे। वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे पहले से सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के गैजेट से जनता को किसी भी इलेक्शन मटेरियल या एडवर्टीजमेंट को नहीं दिखाया जा सकता। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप बिना परमिशन के किसी की जमीन, घर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगा सकते। वोटिंग जब चल रही है तब वोटिंग बूथ के पास पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के शिविर में भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसे पब्लिक प्लेसेस पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे यूनानिमसली बनाया हुआ है। इसमें सबकी सहमति थी। सबसे पहले 1960 में केरला में असेंबली इलेक्शन में आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा जनरल इलेक्शंस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने इस गाइडलाइन को सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में पहली बार स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि वे सभी पॉलिटिकल पार्टीज से इन गाइडलाइंस को लागू करने को कहें, और कमोबेश ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सारे इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का पालन होता रहा है।
आदर्श आचार संहिता को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया। सी विजिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या मैक्सिमम 2 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहां हुआ है, इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली ऑफिसर्स को मिल जाती है। जिसने शिकायत की है उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए रिपोर्ट के लिए एक यूनिक आईडी दी जाती है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कार्यवाही को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आचार संहिता की गाइडलाइंस का पालन हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज या नेता कर रहे हैं? बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर चुनाव प्रचार की सोशल मीडिया पोस्ट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना की वर्दी पहने तस्वीर के साथ मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी मंदिर की तस्वीरों के साथ प्रचार किया जा रहा है। इन तस्वीरों में एक धर्म विशेष के मंदिरों और स्लोगन्स का इस्तेमाल कर वोटरों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। बीजेपी का एक्स हैंडल ऐसे पोस्ट से भरा पड़ा है जहां रिलीजियस पोस्ट के जरिए वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह स्पीच 19 अप्रैल को एक्स पर शेयर की गई, जब देश के 21 स्टेट्स और यूटीज में 102 सीट्स पर वोटिंग चल रही थी। क्योंकि यूपी की 8 सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग हो रही थी, मोदी ने समाजवादी पार्टी को लेकर राम मंदिर और राम के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी। 19 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 39 सीट्स पर वोटिंग हुई। उसी दिन बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर यह पोस्टर शेयर किया गया, जिसमें राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ तिरुवल्लुवर मंदिर का भी जिक्र किया गया। सेम डे एक और पोस्ट की जो मोदी की ही एक स्पीच का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री मोदी राम के बाद कृष्ण के नाम पर बात करने लगे। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समुद्र के नीचे मूल द्वारिका है, और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। कृष्ण को उस कम्युनिटी के साथ जोड़कर वोटर्स की भावना को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। सुनिए। और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं,
उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी है तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? ऐसे पोस्ट्स इस दिन लगातार किए जाते रहे। इस पोस्टर को भी देखिए, इसमें राम की तस्वीर है और ऊपर वोट करने की अपील। इससे ज्यादा और साफ आचार संहिता का उल्लंघन क्या हो सकता है? अमित शाह राम की तस्वीर लिए इलेक्शन कैंपेन करते रहे। उत्तराखंड में ऐसे ही कैंपेन के दौरान सुनिए क्या कह रहे हैं। कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। अगली वीडियो मध्य प्रदेश की है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 55 साल तक ये कांग्रेस पार्टी उसको लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक ही 5 साल में केस भी जीता गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। ये वाला मुरादाबाद यूपी का है। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम, केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आचार संहिता के इस घोर उल्लंघन का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसने क्या एक्शन लिया है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं या मेरे एक्स पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।